हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन देख रहे थे, है ना। और इन्वर्स फंक्शन में आपको बताया था कि कैसे इन्वर्स फंक्शन निकालना होता है और कैसे अगर चेक करने के लिए बोले कि इन्वर्स फंक्शन है या नहीं है तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है कि वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं डिस्कशन। पहले ये बताओ कि शीट में कोई डाउट है? प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट? लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए दिया था। प्रैक्टिस शीट और डोमेन वाला शीट। प्रैक्टिस शीट में बताओ कोई डाउट, और डोमेन वाले शीट में किसी को कोई डाउट? प्रैक्टिस शीट और डोमेन शीट में किसी को कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन में कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? डेली बोला है कि टाइम नहीं दोगे मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें इतना है कि आपको डेली इसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे, छोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियस तरीके से कि जेई करना है, निकालना है, तो आपको उस तरीके का पढ़ाई भी करना पड़ेगा और उस तरीके का बिहेवियर भी रखना पड़ेगा, ठीक है, कि सब कुछ तुम्हारा टाइमली होना चाहिए, किसी में लैग नहीं होना चाहिए। क्योंकि लैग होगे एक सब्जेक्ट में तो वो बाकी सब्जेक्ट को खींच लेता है पीछे, है ना। तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि एक में नहीं कर रहे हैं बाकी में कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही बाद में, है ना। क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको सही तरीके से पढ़ने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। तो टाइम से आपको सब कुछ करना है, ठीक है, और किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लापरवाही नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो करना है अभी करके कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो बाद में करेंगे, जब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, ठीक है ना। धीरे धीरे यही सब चीज तुम्हारा जमा होता जाएगा, है ना। अभी तुम्हें कम टास्क आपको कम मिल रहा है, एक्चुअली में होमवर्क कम मिल रहा है ना। क्योंकि अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट, मतलब कि जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं शीट दे नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको शीट भी मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना, वो सब हमें करना है किसी भी तरीके से। तो उसके लिए आपको डेली 25 क्वेश्चन का जो टारगेट बताया, वो किसी भी तरीके से आपको टारगेट खुद फुलफिल करना है, ठीक है। वो टारगेट मेरा टारगेट नहीं है, वो टारगेट आपका है। अगर यहाँ से होमवर्क नहीं मिल रहा है तो आपको जेई वगैरह का बुक्स वगैरह भी बताया गया, वो सब बुक्स खरीदो और वहां से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो ही, ठीक है। तो डेली आपको किसी न किसी तरीके से 25 क्वेश्चन में इंगेज रखना है, ताकि आपका 25 क्वेश्चन का वो टारगेट बना रहे कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो फिर से वही है, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है ना। तो आपको अच्छा रेंज निकालना है, ये तो निकाल सकते हो। रेंज ऑफ एफ एक्स 1/cos 1 देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 - 2 cos x, यही है। रेंज कैसे निकालेंगे? देखो cos x का हमें क्या पता है, और इसको इस तरीके से कर लो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको तो, ठीक है। इसको हम y एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, आ रहा समझ में? लास्ट क्लास में आपको बताया था। और आपको y जनरेट करने का ट्राई है, तो आप cos x से भी जनरेट कर सकते हो। देखो cos x से कैसे जनरेट करेंगे, तो cos x की वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। 2 cos x की वैल्यू क्या होगी? -2 cos x लेस देन इक्वल टू 2। -2 है तो इनइक्वलिटी चेंज होगा, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ सेम लिमिट है, ठीक है। 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 लेस देन इक्वल टू 1 - 2 cos x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? इसका इनवर्स लेना है, ठीक है। अब हमें क्या है? इसका इनवर्स लेना है, अपोजिट में लेना है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर आप इसका इनवर्स लोगे तो क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक थ्योरी वाला पार्ट बता देता हूं कि जैसे y इक्वल टू 1/x का कर्व आपको पता है ना। y इक्वल टू 1/x का कर्व कैसा होता है? इस शेप का होता है, याद है?
y इक्वल टू 1/x का कर्व ये वाला कर्व होता है, ठीक है। और इस वाले कर्व में देखो कि अगर मान लो कि कोई मुझे ये बोलता, अगर कोई मुझे, है ना, अगर कोई मुझे ये बोलता कि अगर मुझे इस वाले कर्व में 0 से 1 के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। अगर कोई मुझे ये बोलता कि मेरा x जो है ना, मेरा x जो है, ठीक है, मान लो ये y इक्वल टू 1/x है। अब मैं अगर आपसे ये बोलता कि मैं x जो है वो चूज कर रहा हूं, ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूं आपको, आप मुझे इसमें इस वाले क्वेश्चन में समझने का ट्राई करना। अगर मैं x की वैल्यू 1 से 2 ले रहा हूं, ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, x बिलोंग टू 1 to 2 ले रहा हूं, क्लियर है। और मेरा y की वैल्यू ये है, तो आप बता सकते हो कि y की वैल्यू कहां से कहां लाइक करेगा। सुब्रजीत, अब्दुल, प्रिजा, बताओ बताओ ये अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, यहां से आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो y की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी बताओ। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके जगह पे 1 पुट करेंगे, इसके जगह पे 2 पुट करेंगे, है ना। तो x की वैल्यू अगर हमें दी हुई है, सोच सकते हो कि y की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, बताओ सोच के क्या होगा, फिर मैं बताता हूं कि कैसे क्या होगा। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y इक्वल टू 1/x की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो देखो अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो यहां पे देखो x की वैल्यू कहां पे है, 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं इसी कर्व पे x की वैल्यू मार्क करूं 1 से 2, देखो ये 1 से 2 है ना। और y की एक्चुअली में क्या देता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी और ये वाली होगी, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1/2, और यहां से वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। यानी इस रीजन में मेरा सिर्फ ये वाला कर्व आ रहा है कि नहीं। तो इसी कर्व की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें देखनी है कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना। तो यहां से देखो अगर x की वैल्यू ये है तो इसका मतलब y की वैल्यू आपका इसके बीच में लाई करेगा। समझ में आया कि नहीं सबको, मैंने कैसे ग्राफ प्लॉट किया समझ में आ रहा है। y इक्वल टू 1/x का तो हमें ग्राफ पता ही था, बस मैंने x मार्क किया और x के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू थी ये वाला पार्ट, है ना, इसमें हमने मार्क किया कि वो 1 से 2 के बीच में कहां से कहां तक जा रहा है। तो ये 1 से 2 के बीच में कहां से कहां तक जा रहा है, 1/2 to 1 जा रहा है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सुब्रजीत सही है। अब अगर मैं ये बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं x की वैल्यू आपको, अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की वैल्यू मैंने -1 से -2 लिया, तो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। अगर x की वैल्यू मैंने -1 से 1 लाई किया, -1 से सॉरी -2 to -1, -2 to -1 लिया मैंने, तो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। तो फिर से वही चीज कि अगर हमें -2 से -1 तक मार्क करना है तो -2 से -1 तक कहां लाई करेगा, तो यहां पे कहीं पे -2 होगा, यहां पे कहीं पे -1 होगा, है ना। और हमें ये वैल्यू चूज किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो हमें y कोऑर्डिनेट और ग्राफ का कितना पार्ट आ रहा है, ग्राफ का ये वाला पार्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको। और इसका ये वाला पॉइंट कितना होगा, -1/2 हो जाएगा, और इसका ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, -1 to -1/2। ये सबको क्लियर है क्या, ये दो वैल्यू आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ये दो वैल्यू आपको समझ में आया मैंने क्या किया और कैसे प्लॉट कर रहे हैं, क्लियर है ना। मैंने x की लिमिट चूज किया, y कैलकुलेट कर रहा हूं, x चूज किया, y कैलकुलेट कर रहा हूं, क्लियर है। और कैसे कैलकुलेट कर रहे हूं वो चीज मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं कि x पे मैं मार्क कर दे रहा हूं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का कितना पार्ट आपका कवर हो रहा है, मैं बस उस चीज को आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूं। तो यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, किसी पार्ट में समझ में नहीं आया कि कैसे मैं मार्किंग कर रहा हूं, क्लियर है सबको, क्लियर है। तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक और इंटरवल ले रहा हूं, इसका मैं एक और इंटरवल ले रहा हूं, x बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, x बिलोंग टू -1 to 1, और अगर मैंने x बिलोंग टू -1 to 1 ले लिया है, तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि y कहां से कहां बिलोंग करेगा,
तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर से देखो, अगर आपका x की वैल्यू -1 to 1 है तो ये देखो, ये मेरा -1 है और ये मेरा +1 है। x की वैल्यू मैंने ये चूज किया -1 to 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो y वाला कितना पार्ट आपके पास आ रहा है, y का पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला पूरा कर्व कवर हो रहा है और ये वाला पूरा कर्व कवर हो रहा है यहां से यहां तक। क्लियर है? तो y की वैल्यू देखो कहां से कहां तक आपको मिलेगी, y आपका यहां से कहां तक मिलेगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यहां पे देख रहे हो कि कैसे इंटरवल आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो कर्व है हमारा, वो कर्व एक्चुअली में इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं? समझ में आया? सुप्रजीत, अब्दुल, प्रिजा, समझ में आ रहा सबको कि कैसे मेरा यहां पे मैंने कैलकुलेट किया है ना। तो देखो x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में हो तो y की वैल्यू आपका ये इस तरीके से लिखा जाता है ना। और इस तरीके से कैसे आता है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैंने यहां पे ग्राफ से प्लॉट किया। सेम तरीके का ग्राफ ये भी है। देखो अगर मैं इसको पूरे को, ये नीचे वाले को अगर मैं, इस नीचे वाले को अगर मैं u मान लेता हूं तो हमारा, और इसको वाले को मैं t मान लेता हूं तो हमारा देखो y इक्वल टू क्या है, 1/t है। यानी अगर मेरे पास ये देखो t का लिमिट हमें 3 से -1 के बीच में दिया हुआ है तो क्या हम y निकाल सकते हैं कि नहीं? y जब कैलकुलेट करोगे तो y कहां से कहां लाई करेगा, बता पाओगे? -∞ to -1 यूनियन -∞ to -1 यूनियन कहां से कहां तक होगा, 1 to 3 to ∞। चेक करके बताओ, ये समझ में आ रहा सबको? ये देखो मैंने यहां से ये कैसे लिखा, समझ में आ गया? तो अगर आपका cos की वैल्यू ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में y क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। क्लियर है? सॉरी, और ये कितना हो जाएगा, 1/3 भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका भी रिवर्स होगा, 1/3 to ∞। देख के बताओ, ये समझ में आया? सुब्रजीत, तुम्हारा डाउट था तो रेंज मैंने निकाल लिया कि नहीं? रेंज कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है? रेंज कैसे निकाला, क्लियर हो गया? कैसे इंटरवल चेंज हुआ, कैसे यूनियन में आ गया, ये चीज समझ में आया कि नहीं? डाउट है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करके बताओ। अगर मेरा y इक्वल टू x² है और पहला पार्ट अगर मैं x की वैल्यू 1 से 2 ले रहा हूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 से 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू बताओ कहां से कहां बिलोंग करेगा, y की वैल्यू बताओ कहां से कहां बिलोंग करेगा। और x की वैल्यू अगर मैं -4 to 4 ले रहा हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y बताओ क्या होगा। हमारा y क्या है, y इक्वल टू x² है। बताओ दोनों का आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से, फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं। क्लियर है ना? तो ये चीज भी आपको करना है, बस मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आप करके देख लेना। क्लियर है? बताओ इसका एग्जाम्पल आंसर बताओ क्या होगा। बताओ, अगर y इक्वल टू x² है और अगर हमारा x 1 से 2 के बीच में है तो y किसके बीच में लाई करेगा, y किसके बीच में लाई करेगा, y 1 to 4। आंसर सही है। सेकंड का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1 to 4। दिग्बलय, सुब्रजीत, सही है। सेकंड का बताओ क्या होगा, अगर x हमारा -4 to 4, अभी सही है। सेकंड का आंसर बताओ क्या होगा। सेकंड का आंसर बताओ, 0 to 16। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? 0 to 16 समझ में आया? कैसे हुआ,
पहले क्या करना है आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ये होता है 1 से 2 के बीच में। अगर पहले वाले पार्ट को देखोगे तो 1 से 2 यहां पे कहीं लाई कर रहा है ना, तो सिर्फ इतना वाला पार्ट कवर होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y निकाल के बता दो। लेकिन जब आप -4 से 4 कंप्लीट करोगे, है ना, तो -4 से 4 जब कंप्लीट करोगे तो कर्व तो आपका ये है और ये -4 से 4 है ना, तो -4 से 4 के बीच में कौन सा कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व आ रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 0 to 16 है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कर्व कैसे आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन किस टाइप का है ना, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। समझ में आ गया आपको? तो ये दो पार्ट था, इसी वाले पार्ट में मैंने दोनों चीजों डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में तो इजी है। इसमें क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू √1 + एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो किया ही था ना पहले। हमें क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स वाई चेक करना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट कर लो। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की जगह पे एक्स वाई पुट कर दोगे तो 1 + एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, √1 + वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब हमें इसमें से चेक करना है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। ठीक है, हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू बोल रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई पहले आप निकाल लो। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप देखोगे तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट होगा, है ना, और ये आपको हिंट में भी यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो कि इस वाले पार्ट में पहले आप इसको कंसीडर करो, 1 + एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 + एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर प्लस, ये देखो इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, दिख रहा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड की हुई है। ठीक है, और इसका अगर रूट ले लोगे तो भी यही चीज बड़ा होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी तो कंपेयर कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई से क्या होगा, कम होगा। बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्लियर है, हो जाएगा, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 36, यहां पे फंक्शन को हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में ऑलरेडी किया था हमने। तो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, एफ एक्स इक्वल टू, और जो हमारा एफ है एक, उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक ना, एफ किसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, एफ हमें रोस्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है। और कौन कौन सा है, 0 1 2 0, एफ की वैल्यू 0 1 2 0। ठीक है, और देखो मैं इसको एफ जो आपको दिया हुआ है वो तो ठीक है, मैं इसको एरो डायग्राम में प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो एरो डायग्राम में थोड़ा सा प्लॉट करने में भी सही होगा। सेट ए में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 2 3 4 5, देखो 0 2 3 4 5। ठीक है, एफ के लिए मैं कर रहा हूं, और वाई के लिए क्या है, 0 1 -4 1 2, है ना, तो -1 है, 0 है ना, 1 2 और 5 है। चेक करो, एक -4 भी है। ठीक है, 1 नहीं है क्या, 1 है, 0 है, -1 नहीं है। ठीक है, ये 5 है, एक 4 है। ठीक है, ये हमारा हो गया एफ का रिलेशन। ठीक है, और दूसरा जो जी है, जी वाले में देखो, जो हमारा जी रिलेशन है, जी में हमें दिया हुआ है
1 2 3 4 5, इस तरफ हमारे पास 1 2 3 4 5, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है -1 0 2 3 4, -1 0 2 3 4। ठीक है, देखो 0 का रिलेशन 1 के साथ है, एफ में 0 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 0 के साथ है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि अब किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, बस मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 3 का रिलेशन -4 के साथ है, ये -4 है। ठीक है, 4 का 2 और 5 का 1, 4 का 2 और 5 का 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, 5 एलिमेंट नहीं है इसमें। और सेकंड वाले में जो 1 का 0 2 का 2, 1 का 0 2 का 2 और 3 का -1, 3 का -1, 4 का 4, 5 का 3, 4 का 4, 5 का 3। ठीक है, हमें करना क्या है, f इंटू जी करना है। ठीक है, तो f इंटू जी करने का मतलब क्या हो गया कि इस दोनों f इंटू जी का मतलब याद है आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या होता है, fx इंटू जी एक्स करना है, याद है कि नहीं। f इंटू जी का मतलब बताया था आपको कि हमें क्या करना है, fx इंटू जी एक्स करना है, और हमें इसका डोमेन बताने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम f इंटू जी वाले में कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखो दोनों वैल्यू हमें पुट करके देखनी है। ठीक है, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं क्योंकि f में 0 है हमारे पास। ठीक है, तो f ऑफ x ऑफ 0 अगर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, f ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0 होगा या नहीं। देखो मैं इसी चीज को बार बार यूज करूंगा, तो आप बस, मैं यहां पे साइड में वैल्यू लिखता जाऊंगा। ये f इंटू जी में जो एलिमेंट और रिलेशन होगा उसको मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, देखते जाओ कैसे लिखते हैं। तो अगर मैंने पहला एलिमेंट 0 लिया, क्यों 0 लिया, क्योंकि यहां पे एलिमेंट में हमें सेट ए में ये सारा एलिमेंट हमें दिख रहा है, तो मैं वो सारे एलिमेंट चूज करूंगा बारी बारी से। ठीक है, तो पहले मैंने 0 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 का रिलेशन 1 के साथ है, तो f ऑफ 0 तो आपका 1 दे देगा। लेकिन क्या g ऑफ 0 आपका डिफाइन है, g ऑफ 0 क्या डिफाइन है ना, ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा। तो क्या g ऑफ 0 डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आया कि f ऑफ 0 यहां पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि f का तो रिलेशन है लेकिन g का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो 0 का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरे पे आते हैं, 2 पे आते हैं। तो 2 का रिलेशन अगर आप चेक करोगे तो 2 का रिलेशन 0 के साथ है, तो यहां पे भी 2 पुट करेंगे तो यहां पे भी 2 हो जाएगा, यहां पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो f ऑफ 2 भी डिफाइन है, g ऑफ 2 भी डिफाइन है, तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं। तो अगर हम f इंटू जी में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो f ऑफ 2 कितना है, f ऑफ 2 तो 0 है और g ऑफ 2 आपका 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा कितना दे देगा, 0। तो 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 0 के साथ। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया सुप्रजीत, क्लियर है। इसके बाद मैं कौन सा एलिमेंट लूंगा, थर्ड एलिमेंट 3 ले लिया, तो जब यहां पे 3 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। g ऑफ 3 डिफाइंड है और f ऑफ 3 डिफाइंड है, तो 3 पे हमें एक रिलेशन मिलेगा। 3 पे रिलेशन क्या मिलेगा, f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास -4 है, चेक कर लेना, f ऑफ 3 की वैल्यू -4 है और g ऑफ 3 की वैल्यू -1 है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर है, तो ये 3 मैंने चेक कर लिया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 पे, तो 4 यहां पे लिखेंगे, यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 होगा। दोनों देखो 4 पे भी डिफाइन है, तो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये 2 और ये 4 8, चेक कर लेना, बाकी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। और 5 का भी रिलेशन होगा, 5 का रिलेशन 3 के साथ होगा, चेक कर लेना। तो देखो f ऑफ g हमारा ये है, f इंटू जी हमारा ये आ चुका है, तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन क्या होगा, 2 3 4 5, सिर्फ यही एलिमेंट है। बाकी ये 1 का इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो 1 नहीं लेंगे, 0 नहीं है तो 0 का भी नहीं लेंगे। क्लियर हो गया, कर लोगे अब आगे, ठीक है। तो और कोई डाउट हो
तो ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर आपका सेट्स का टेस्ट होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी पार्ट में, ठीक है, तो सेट्स वाले पार्ट में कोई डाउट होगा कहीं पे, तो उसका आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। तो उन सबको रिवाइज करते रहो, और शीट में कोई डाउट हो तो शीट वाला पार्ट अच्छे से करो, और बाकी जो हम लोग का चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो एग्जाम उस वाले बोर्ड एग्जाम के लिए उतना नहीं सोचना है, जितना आपको पता है उतने में आप कर लोगे। अगर सब कुछ आपने सही तरीके से किया हुआ है ना, तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको उस वाले टेस्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। इनवर्स फंक्शन आपको निकालने के लिए दिया था। ठीक है, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए दिया था आपको। देखो पहले का आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट का अगर मैं एफ इनवर्स लिखूंगा तो एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, e टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, बताओ क्या होगा, किसी का आया क्या, 2 प्लस लॉग एक्स बाई 3। चेक करो, फर्स्ट का सेम है, फर्स्ट का सेम आ रहा है क्या, सेकेंड चैप्टर जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो सेकेंड चैप्टर है ना, जो भी आपका क्लास टेस्ट होगा वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होगा। तो एनसीईआरटी में जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसी के हिसाब से आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर है बस उसी, जो जितना कुछ वहां पे है उतना ही कुछ यहाँ पे भी है। देखो फर्स्ट का सेम आया क्या सबका, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। सेकेंड का देखो, सेकेंड का ये आ रहा है क्या, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड का देखो, सेकेंड का देखो ये आ रहा है सबका, सही है। सेकेंड का सही है, निकाल पाएंगे। ठीक है, थर्ड का मैं नहीं लिख रहा हूं, थर्ड का इजी है, बस आप x एज ए टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू, आंसर मत लिखो, कमेंट में लिखने में दिक्कत होगा, बस आप यहां पे आंसर मैच कराओ। ठीक है, थर्ड का देखो क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या होगा, 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू 4 माइनस एक्स। देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, थर्ड का ऐसा कुछ आ रहा है क्या, थर्ड का ऐसा कुछ है। फोर्थ का देखो, सेकंड का करते हैं, थर्ड का देखो, सेकंड का मैच नहीं किया। ठीक है, बाकी देखो, बाकी सारे क्वेश्चन देखो, थर्ड सेकंड में करता हूं, अभी सेकंड बता देता हूं। थर्ड में देखो सेम आ रहा है, थर्ड तो इजी है। फोर्थ में फिर से आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखने का ट्राई करोगे तो क्या आ रहा है, 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2। चेक करना, फोर्थ का ये आ रहा है। ठीक है, और फिफ्थ का जब आप f इनवर्स x निकालोगे तो फिफ्थ का क्या आएगा, फिफ्थ का x रूट x और वाई स्क्वायर बाय 64, और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी लेस देन 1, x की वैल्यू 16 से 1, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16। चेक करो, ग्रेटर देन 16।
चेक करके बताओ, ये x होगा। हाँ भाई देखो, ये 4-5 क्वेश्चन मिला था लास्ट क्लास में। फर्स्ट सबका क्लियर है, ठीक है। सेकंड का भी डिस्कशन करते हैं। फोर्थ सबका क्लियर है, सेकंड में किसी को कोई, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट में हटा दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड में भी किसी को कोई डाउट नहीं, थर्ड में किसी को कोई डाउट नहीं, थर्ड फोर्थ में किसी को कोई डाउट नहीं है, थर्ड फोर्थ सबका क्लियर है, थर्ड फोर्थ में किसी को कोई डाउट नहीं है। फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ डिस्कशन करते हैं अभी, फिफ्थ और सेकंड करते हैं। फोर्थ सबका क्लियर है, फोर्थ ये सब सारा इजी पार्ट था। इस वाले पार्ट में देखो, सेकंड में इसको हम क्या करेंगे, y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, और यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 2y। x एज ए टर्म ऑफ y लिखना है, तो इसको e टू द पावर माइनस x को 1 बाई e टू द पावर x लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो ये बन जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है। देखो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसको मैंने ये लिखा, सेकेंड में मैंने इसको ये लिखा, और e टू द पावर x को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, t। तो ये देखो क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 2yt प्लस 1 इक्वल टू 0। t में क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, t की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज आ रहा है। यहां तक सबका क्लियर है क्या, देखो यहां तक किसी को डाउट, ठीक है। वो आंसर नहीं होगा सर, एक बार चेक कर लेना, आंसर इसका कुछ दूसरा आएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस, ठीक है। तो यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो t क्या आ जाएगा, यहां से देखो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और t की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, e टू द पावर x, और इसके बाद हम क्या ले लेंगे, इसका लॉग। सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग टाइम्स y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। माइनस वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया अभी, ठीक है। माइनस वाला पार्ट बाद में समझ में आएगा, जब आगे करोगे तो समझ में आएगा कि हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं। अभी के लिए बस ये जूम कर लो उसको छोड़ रहे हैं। अब देखो यहां से f इनवर्स x क्या लिख सकते हो, तो लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो अब समझ में आ रहा सबको, बस कन्वर्ट ही तो करना है। क्लियर है, सौमिक समझ में आ गया, सौमिक समझ में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे, कर लोगे, अब कर लोगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, बाकी अब कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाले पार्ट में यहां पे हमारे पास ब्रांच फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रांच फंक्शन में हम क्या करेंगे, ब्रांच फंक्शन में हम क्या करेंगे, ब्रांच फंक्शन में हम फिर से इसको y एज्यूम कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना है, y एज्यूम करना, यही तो हम लोग करते हैं, है कि नहीं। तो जब y एज्यूम कर लोगे तो पहला वाला चीज क्या हो गया, x की वैल्यू हमें y के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो f इनवर्स x जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वो चीज ध्यान से देखो। पहले वाले पार्ट को कंपेयर करो, तो अगर पहला वाला पार्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, y, यानी जहां जहां पे आपका x है उसके जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, y रिप्लेस करोगे। तो यहां पे जो x है इसके जगह पे आप y पुट करोगे, है ना। तो ये हमारा y हो गया, और यहां पे भी x है तो इसके जगह पे भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा, y ही पुट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, y को फिर से x से रिप्लेस कर देते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपका इसका f इनवर्स x लिखोगे तो ये क्या आएगा, x ही आएगा। क्लियर है। तो पहले वाले पार्ट में यहां पे आपके पास क्या आएगा, x आएगा,
और इधर x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 ही आएगी। ये समझ में आया क्या प्रीजा? देखो पहला वाला पार्ट समझ में आया। हमने क्या किया, जैसे नॉर्मली इनवर्स कैलकुलेट करते हो सेम वही मेथड मैंने यहां पे भी अप्लाई किया है। ठीक है, सिंपली मैंने x को y से रिप्लेस किया और कंपेयर करके बस यहां पे देखो मैंने पहले वाले पार्ट का यहां पे इनवर्स कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाले पार्ट में, तो पहला वाला जो ये ब्रांच फंक्शन था, पहला ब्रांच हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। y अभी देखो सही है क्या? अभी सही आ रहा है क्या? अभी सही आ रहा है? अब सही है? ठीक है, तो देखो, तो सेकेंड वाले पार्ट में मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला सेकेंड रीजन है ना। तो जहां जहां पे x है मैं इसको क्या करूंगा, पहले x इक्वल टू रूट वाई लिख लूंगा, है ना। x इक्वल टू रूट वाई, यानी इस वाले पार्ट में जो हमें लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो अब देखो x की इक्वल टू रूट वाई है, तो जहां जहां पे आपका x है उसके जगह पे आप क्या पुट करोगे, रूट वाई पुट करोगे, है कि नहीं। क्या पुट करेंगे, यानी इस वाले फंक्शन के जगह पे आप क्या पुट करोगे, इसका इनवर्स क्या होगा, रूट वाई, है ना। तो x के जगह पे मैंने रूट वाई पुट किया और यहां से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 16 to 1, है ना। और जहां जहां पे y है उसके जगह पे मैं फिर से क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर देंगे, है ना। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट x, है ना, क्योंकि इसका मैंने इनवर्स यही कैलकुलेट किया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी, 16 to 1। क्लियर है, समझ में आया क्या किया मैंने। थर्ड वाले पार्ट में देखो y इक्वल टू 8 रूट एक्स है। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में मेरा y इक्वल टू 8 रूट एक्स है। तो y इक्वल टू 8 रूट एक्स को यहां से हम इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई 64, है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। और यहां से y की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो, ये y इक्वल टू रूट एक्स था, सॉरी y इक्वल टू 8 रूट एक्स था। तो देखो x की वैल्यू ये हो गई, तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 64। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 64। ठीक है, और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो जहां पे x है, इस x के जगह पे फिर हम 16 का स्क्वायर पुट करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y ग्रेटर देन 16। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया प्रिजा कि कैसे कन्वर्ट किया है, कैसे कन्वर्ट हुआ, समझ में आ गया, कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ गया क्या।
क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस टाइप के फंक्शन का क्या निकालते हैं, इस टाइप से हम इस टाइप के फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर ही रहे हो। ठीक है, बाकी शीट जब मिलेगा तो उस शीट में भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे हम उसको फिर से डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप के कुछ और फंक्शंस हैं हमारे पास, है ना, उस फंक्शन को हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। देखो, तो अभी तक हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, इनवर्स फंक्शन पढ़ा। ठीक है, अब एक और टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं जिसको हम बोल रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा उस पे आते हैं एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो ये सब फंक्शन अभी आपको उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पे हमें इस टाइप का फंक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कभी कभी इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन हम किसको बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा। किसका फंक्शन होगा? दो वेरिएबल होंगे इसमें। ठीक है, तो होमोजीनियस वाला पार्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो दो वेरिएबल में क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो हमें करना क्या है कि अगर आपको ये पता करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में ये जो आपका होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो ये देखो y तो लेफ्ट हैंड साइड में है, x आपका राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अगर मैं इसी को ये लिख दूं y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और इस तरफ वाले में देखो x और y अब दोनों आ चुका है कि नहीं, x और y क्या आ चुका है, दोनों आ चुका है। यानी इसी चीज को अगर मैं ये भी तो लिख सकता हूं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं, समझ में आ गया? तो अगर आपको फंक्शन x और y का मतलब है, इस टाइप का मतलब है कि आपका एक ही फंक्शन एक ही साथ ज्वाइन करके दिया हुआ और x और y दोनों वेरिएबल उसमें है। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को एफ एक्स वाई बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, तो अगर आपको इस वाले फंक्शन में देखना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे आपको यहां पे आपको रिप्लेस क्या करना है, यहां पे आपको x की जगह पे रिप्लेस करना है लैम्डा x और y की जगह पे रिप्लेस करना है लैम्डा y। क्लियर है? लैम्डा यहां पे क्या है, लैम्डा बिलोंग टू r, रियल नंबर एक कोई भी नंबर हमने एज्यूम कर लिया है, और उसको मैं यहां पे इस वाले फंक्शन में इसको मैं यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, तो इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा x और लैम्डा y, है ना, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। और आपका ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा की कोई ना कोई पावर कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी और अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, एक्स और वाई का टर्म बचेगा। तो अगर ऐसा आपका कोई टर्म बनता है तो हम एफ को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गया? एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। जैसे मैं एफ एक्स वाई एक फंक्शन लेता हूं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा मैंने एक फंक्शन ले लिया और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस है या नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह पे मैं लैम्डा एक्स पुट करूंगा और वाई की जगह पे मैं लैम्डा वाई पुट करूंगा। ठीक है, और एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट किया तो ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और देखो फंक्शन कुछ इस टाइप का था कि लैम्डा की वैल्यू बाहर निकल के आ गई, तो ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो लैम्डा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्चुअली में ओरिजिनल फंक्शन ही है कि नहीं, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। समझ में आ गया? क्लियर है? कर लोगे, चेक कर पाओगे? ठीक है, इसमें आपको बस अभी चेक करने के लिए आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आपको नहीं आएगा, ये मैं बस आपको आगे के लिए
प्रिपेयर कर रहा हूं इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दिया ताकि आपको ये ध्यान में रहे, ठीक है। और यहां पे जो n होता है, ये जो n की वैल्यू होती है, जितना यहां पे n होगा इसको उसी डिग्री का होमोजीनियस बोलते हैं, है ना। तो fxy इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो n डिग्री का होमोजीनियस है। ये वाला फंक्शन किस डिग्री का होमोजीनियस है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। तो अगर कोई आपसे डिग्री भी पूछता है होमोजीनियस का क्या है, तो आप वो भी यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो, कि आप फंक्शन को कैसे होमोजीनियस, या कोई भी आपको एफ एक्स वाई का एक कोई कर्व दे दे तो आप कैसे चेक कर पाओगे कि होमोजीनियस होगा या नहीं? चेक कर लोगे? कर पाओगे या नहीं? बताओ जल्दी से, कर पाओगे या नहीं? कर लोगे? चेक करो इसको कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस है या नहीं चेक करो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है अगर वो होमोजीनियस दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, सिंपली x की जगह पे लैम्डा x पुट करना है, y की जगह पे लैम्डा y पुट करना है और उसको सॉल्व करके देखना है। अगर लैम्डा पूरे फंक्शन से निकल के बाहर आ गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा। और अगर कंप्लीटली लैम्डा की वैल्यू उस फंक्शन से बाहर निकल के नहीं आ पाया तो वो फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। जैसे सेकंड वाले में देखो, चेक करो कि सेकंड वाला होमोजीनियस होगा या नहीं। सेकंड वाला चेक करके बताओ होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ सेकंड वाला होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, प्रोसेस बस यही है होमोजीनियस चेक करने का। आपको करना क्या है कि इसमें वैल्यूज पुट करके देखना है, अगर होमोजीनियस होगा तो लैम्डा आपका कंप्लीटली बाहर निकल के आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा, चेक करना ये होमोजीनियस है, मैं चेक करके नहीं बता रहा हूं। थर्ड वाला होमोजीनियस नहीं है, फोर्थ वाला होमोजीनियस है, फिफ्थ वाला भी होमोजीनियस है। ठीक है, सबका आपको डिग्री यहां पे बताना है, अगर वो होमोजीनियस है तो किस डिग्री का होमोजीनियस है। ठीक है, आप चेक करना किस डिग्री का होमोजीनियस है, आप वो निकालने का ट्राई करना हर एक केस में। ठीक है, कोई डाउट हो तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए है, आप ट्राई करना घर पे खुद से कि होमोजीनियस हम चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस टाइप का फंक्शन हो गया, है ना। होमोजीनियस आप चेक कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एक और टाइप के फंक्शन पे जिसको हम बोल रहे हैं बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टाइप के नेम फंक्शन है। ठीक है, कहीं कहीं पे इस टाइप का वर्ड यूज हो जाता है तो हम उसको देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन मतलब क्या हो गया कि कोई फंक्शन जो है उसका एक बाउंड हो आपके पास। ठीक है, बाउंड का मतलब क्या है कि एक अपर बाउंड हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो बाउंडेड का मतलब कि वो एक किसी न किसी क्वांटिटी से नीचे लाई कर रहा हो। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो इसका, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड, अ फंक्शन is said to be bounded if, है ना, ए बाउंडेड is said to be function if fx का क्या होगा आपका पास, और fx का जो मॉड होगा उसका क्या होगा, ये अपर बाउंड एक होगा। ठीक है, और ये मॉड का मतलब क्या है कि अपर मतलब कि पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में हो। ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब सिर्फ वन साइड का बाउंडेड का मतलब नहीं है, बाउंडेड का मतलब ऊपर और नीचे एक आपका बार लगा हो कि ये फंक्शन इस फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन। जैसे, और यहां पे m क्या होगा आपका, m एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे अगर कोई हमसे ये बोल दे कि fx इक्वल टू साइन एक्स है
तो क्या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाउंडेड है या नहीं? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाउंडेड है या नहीं? बताओ। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाउंडेड है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या बाउंडेड होता है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या बाउंडेड होता है ना? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या बाउंडेड होगा आपका, है ना? साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है? देखो 1 से -1 के बीच में लाई करती है ना? तो इसका एक अपर लिमिट भी है और एक लोअर लिमिट भी है, यानी ये 1 से -1 के बीच में क्या है? बाउंड है। ठीक है, जो रेंज होगा आपका, रेंज का जो आपका उसका ब्रैकेट्स में लिखोगे उसका, है ना, सेट्स के फॉर्म में लिखोगे तो उसका एक कहीं से स्टार्ट होके कहीं पे खत्म होना चाहिए, और वो जो कहीं से स्टार्ट हो रहा है वो भी एक फाइनाइट होना चाहिए, और जहां पे खत्म हो रहा है वो भी एक फाइनाइट होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखो ये भी क्या फाइनाइट है और ये भी क्या फाइनाइट है। ये वाला क्या है? मॉड एक्स का कर्व कैसा होता है? याद है आपको? मॉड एक्स इस टाइप का कर्व होता है। तो ये क्या होता है? इसका रेंज क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी होता है ना? याद होगा आपको? तो ये क्या है? बाउंडेड नहीं है। ये अगर बोलोगे तो ये सिर्फ कौन सा बाउंड है? इसमें सिर्फ लोअर बाउंड है। ठीक है, अपर बाउंड इसका नहीं है। ठीक है, वैसे ही एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी आप ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? बाउंडेड नहीं है। इसका भी क्या है? एक अपर बाउंड नहीं है, सिर्फ कौन सा बाउंड है इसका? लोअर बाउंड सिर्फ हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि किसी फंक्शन का किस तरीके से हम इसका बाउंडेडनेस चेक करते हैं कि वो बाउंडेड है या नहीं है। क्लियर है? कर पाएंगे? क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया, है ना? ये इन सब पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक और टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? बताओ। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर डाउट नहीं है तो, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें लग रहा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम किसको बोलेंगे और एक्सप्लिसिट फंक्शन हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि x और y का तो फंक्शन होगा ही, लेकिन वो फंक्शन क्या है कि इस तरीके से रहता है कि उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। यानी अगर किसी फंक्शन को तुम x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, है ना? तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया क्या? ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड, डेफिनेशन लिख लो, इफ एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे? इफ y can be expressed in terms of x only, then it is explicit। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो गया कि जो एक्सप्लिट कर रहा हो, एक्सप्लिट करना मतलब अलग अलग हो जा रहा हो। जैसे अगर कोई आपको इस टाइप का फंक्शन देता है, जैसे मुझे एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल जैसे क्या हो गया, जैसे y इक्वल टू ये लिखा हुआ है y माइनस एक्स, और जैसे लाइन का इक्वेशन होता है ना, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अभी क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x और y दोनों फंक्शन है ना? x और y क्या है? दोनों फंक्शन है।
और अगर x और y दोनों फंक्शन है तो आपको यहां पे आपको ये दिख रहा है कि यहां पे आप y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके सारा x को आप राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में सिर्फ x है, तो यहां पे आप y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये वाला फंक्शन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्लियर हो गया, जहां पे आप x को रिप्रेजेंट कर पाओ, है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, हाँ होगा, क्योंकि हम यहां से देखो y को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर के साथ, है ना, यहां पे प्लस माइनस आने जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में क्या है, x का फंक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन ही हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही जैसे अगर मैं आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा कि उसको आप अलग नहीं कर पाओगे, है ना, उसको आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये लिख दूं y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस टाइप का कुछ भी एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि आप x और y को यहां पे भी मान लो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पे आप किसी भी तरीके से x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो x और y दोनों तरफ क्या है, फंसा हुआ है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप अगर इसको एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट करोगे तो ये अलग अलग नहीं होगा, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना, तो डेफिनेशन क्लियर हो रहा है ना, इजी छोटा छोटा पार्ट है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर इस टाइप से फंक्शन दिखे और कभी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप का कुछ पूछे तो आप ये चीज देख के बता सकते हो कि वो फंक्शन इम्प्लिसिट है या नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज आप डिफाइन कर पाओगे इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही एक और टाइप का फंक्शन होता है, उसको लिखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये भी लिख लो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, जैसे अगर इंक्रीजिंग की बात बोल रहा है तो इसका ग्राफिकल मीनिंग इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप x की तरफ बढ़ोगे, यानी आप x की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका y की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, x की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन सॉरी, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास x1 और x2 दो नंबर है, ठीक है, और अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 से बड़ा होगा। क्लियर है। जैसे देख लो यहां पे आप कहीं पे भी अगर आप x1 यहां पे ले लिया और x2 यहां पे ले लिया, ठीक है, इसको x2 कर लेते हैं, इसको x2 कर लेते हैं, इसको x1 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो x1 जो है वो x2 से बड़ा है, तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो x2 पे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, x1 पे ज्यादा मिलेगा, x2 पे कम मिलेगा, है ना। तो मतलब यही है कि अगर x1 ज्यादा है x2 कम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपको क्या मिलेगी, x1 पे ही ज्यादा मिलेगी और x2 पे ही कम मिलेगा, क्योंकि वो इनिशियली वो था, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे हम, कि अगर आपके पास x1 x2 से ज्यादा है तो अगर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे तो f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं यहां पे कहीं पे आपका x2 ले लूं और यहां पे x1 ले लूं, ठीक है, देखो x1 ज्यादा है x2 कम है, तो x2 पे देखो वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, x1 पे आपको वैल्यू कम मिलेगी, है ना। तो इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करते हैं। जैसे अगर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है ना,
तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो यहां से इस वाले पार्ट में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस वाले पार्ट में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस वाले पार्ट में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। समझ में आ रहा है, ये दोनों, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ना। तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर कोई दोनों हो तो उसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, किसी इंटरवल में ये इंक्रीज भी कर रहा है, किसी में डिक्रीज भी कर रहा है। जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या होता है, y टू दी पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का कर्व पता है, तो साइन एक्स को भी हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलते हैं, क्योंकि किसी इंटरवल में ये इंक्रीज करता है, किसी में डिक्रीज करता है। तो यहां पे देखो ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है ना। तो ये भी क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना। तो ये इस टाइप से आप ध्यान रखना। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस छोटा सा डेफिनेशन है, कभी पूछ लेता है ना जनरली। बाकी इन सब चीजों को, ये सब क्योंकि एक्चुअली में 12th का पार्ट है, तो 12th में जब जाओगे तो ये चीज आप थोड़ा सा डिटेल में वहां पे इस चीज को आप देखोगे कि कैसे ये निकल रहा है, ठीक ना। तो वहां पे आप इस चीज को डिटेल में देख पाओगे, डिटेल में देख पाओगे कि ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे हम और डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और टाइप का फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह पे यूज होगा, ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है। तो कोई फंक्शन ऑड है या इवन है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इवन फंक्शन को देखते हैं। इवन फंक्शन क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है, ठीक है। आपको करना क्या है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। x की जगह पे माइनस एक्स अगर आप पुट करते हो, और अगर आपको फिर से सेम फंक्शन मिल जाता है ना, यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई चेंजेस नहीं होता है ना। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो f क्या कहलाता है, देन f इज इवन फंक्शन, ठीक है। और ऑड फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा कि अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो इस वाले से माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस वाले फंक्शन से माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, देन f इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, क्लियर है। तो ऑड इवन आपको क्लियर हो गया फंक्शन। एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझोगे तो जैसे आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूं तो क्या होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कोई फर्क पड़ा, अभी भी एफ एक्स ही मिला, है ना। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व होगा, तो ये एफ एक्स एक्चुअली में क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। वैसे ही y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब भी क्या होता है, एक्स क्यूब आपका ऑड फंक्शन है। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो देखो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। और ये इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस एफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। ग्राफ आपको दिख रहा है और ग्राफ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या है। ग्राफ से आप इसको क्या समझ सकते हो कि ये जो इवन फंक्शन होता है, लिख लो, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखो
इवन फंक्शन जितने भी होंगे वो सारे फंक्शन क्या होंगे, वो सब क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ही होगा, ठीक है। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट, ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट origin or they are symmetric in opposite quadrant। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब कि अगर कोई एक कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैसा ही कर्व आपका थर्ड में भी होगा। तो देखो फर्स्ट में जैसा है वैसा ही थर्ड में होगा, अगर सेकंड में कुछ कर्व होगा तो उसका वैसा ही सेम टाइप का आपको फोर्थ में भी मिलेगा, है ना। तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस चीज को देख सकते हो कि ये कोई भी फंक्शन जो है आपका इस टाइप से क्रिएट हो सकता है ना। तो सिमेट्रिसिटी इसका याद रखना, इसके लिए आपको ये चीज पूछा जाता है कभी कभी कि ये चीज सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन का आप ध्यान रखना कि कैसे चेक करना होता है। ठीक है, अगर कोई मैं आपको ये फंक्शन दे दूं तो बताओ ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, सॉरी बताओ ये ऑड होगा या इवन होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये मॉड में लगा हुआ है। बताओ ये इवन होगा या ऑड होगा, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ इवन होगा या ऑड होगा। बताओ ये इवन होगा या ऑड होगा। कैसे चेक करेंगे, तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, देखो क्या आ गया, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, मॉड के अंदर में है तो ऊपर वाला पार्ट देखो क्या हो गया, x प्लस वन बन गया और नीचे वाले को मैं x माइनस वन लिख सकता हूं क्योंकि मॉड में है। ठीक है, अब देखो ये जो था ये इसका रिवर्स हो गया, तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन मॉड का होल टू दी पावर माइनस वन लिख पाएंगे। और देखो ये माइनस इसके बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, तो माइनस टाइम्स देखो फिर से वही फंक्शन हमें मिल गया। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स एफ एक्स लिखा हुआ है, यानी ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो आपको ऑड इवन कैलकुलेट करना आना चाहिए कि फंक्शन ऑड है या नहीं है, या कैसे हम चेक करते हैं, एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑड इवन वाले पार्ट में एक पॉइंट और लिख लो आप कि ऑड इवन फंक्शन जो होता है, ऑड इवन फंक्शन जो होता है, एक और पॉइंट है छोटा सा, ठीक है लिख लो पॉइंट बना के, एवरी function can be expressed as the sum of an even and odd function। ठीक है, अभी मैंने आपको यह बताया कि एफ एक्स जो आपका एफ एक्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये देखो ऑड वाले के लिए मैंने क्या बताया आपको, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स बताया। ठीक है, और इवन फंक्शन के लिए क्या बताया, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बताया, है ना। तो यहां से देखो अगर आप इसको इस तरफ लेके आ जाओगे या इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो।
है ना, ये देखो। और अगर इसको आप इस तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑड इवन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है ना। ऑड इवन का फंक्शन कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑड इवन हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस वाले पार्ट में देखो कि बोल रहा है कि किसी भी फंक्शन को, तो देखो मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, अब मुझे एफ एक्स को अगर सम ऑफ इवन नंबर या सम ऑफ ऑड नंबर लिखना है। ठीक है, एफ एक्स को अगर हमें सम ऑफ इवन नंबर या सम ऑफ ऑड नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा इसको, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेम ही चीज मिलेगा या नहीं, है ना। और आप यहां पे आप देख पाओगे कि ये वाला जो फंक्शन है आपका, ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है। चेक करना, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन होगा और ये कंप्लीट फंक्शन आपका क्या होगा, हमेशा ऑड फंक्शन होगा, है ना। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो पूरे से माइनस टाइम्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट फंक्शन आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपको दे दे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर किसी ने मुझे 2 टू द पावर x दे दिया और बोल रहा है कि इसको ऑड इवन के टर्म में लिखो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये देखो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा इवन फंक्शन है, ये कंप्लीट हमारा इवन फंक्शन है और ये कंप्लीट हमारा ऑड फंक्शन है ना। तो किसी भी फंक्शन को तुम इस तरीके से ऑड इवन में ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्या होगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कोई फंक्शन क्या हो सकता है कि कोई फंक्शन आइदर ऑड इवन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन ऑड इवन ही हो, है ना। तो एक और पॉइंट बना के लिख लो यहां पे, अ फंक्शन लिख लो, अ फंक्शन मे बी और मे नॉट बी ऑड और इवन। ठीक है, अगर वो फंक्शन ऑड या इवन में से कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ फंक्शन मे बी नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ऐसा फंक्शन भी पॉसिबल है, बहुत सारा फंक्शन है ना। जैसे कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना, ऐसा कोई फंक्शन है। इसमें आप या इस टाइप का फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो इस वाले फंक्शन में आप चेंज करोगे तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो वो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन के केस में आ जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन ऑड या इवन हो, कुछ फंक्शन होंगे जो नहीं होगा कोई भी। ठीक है, तो नहीं होगा तो उसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ऑड इवन पता चल जाता है तो आपको उसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक वाला कर्व मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, है ना, सेम प्रॉपर्टी आप यहां पे यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहां पे कुछ फंक्शन आपको लिख रहा हूं। ठीक है, कुछ फंक्शन में लिख रहा हूं और अब आप क्योंकि कंपोजिट फंक्शन पढ़ ही चुके हो, ठीक है, अब आप कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके हो, तो मान लो कि मैं एक फंक्शन लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं और आप मुझे बताना कि इस केस में क्या होगा। ठीक है, एक मैंने एफ एक्स लिया, एक मैंने जी एक्स लिया। अब मैं इन दोनों फंक्शन पे ऑपरेशंस ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों फंक्शन को ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों फंक्शन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, दोनों फंक्शन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। क्लियर है, दोनों फंक्शन को मैं कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, मैं इसको फिर से थोड़ा सा साइड करके लिखता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से क्लियर हो।
ठीक है, जी एक्स होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, आप लोग सेम तरीके से लिख लो एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, फिर से वही चीज मैं लिख रहा हूं एफ एक्स डिफेक्स बाई जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे बताना कि इस वाले फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या केसेस बनेगा। ठीक है, आप इस चीज को एक बार सोचने का ट्राई करना। करना क्या है आपको कि आपको करना यह है कि जैसे मैं एक केसेस ले रहा हूं, ठीक है, एक केसेस में ले रहा हूं जहां पे मैं फंक्शन को एक बार फंक्शन को ऑड इवन में से कुछ लूंगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहां पे ये 4 केसेस फॉर्म होंगे, आपको समझ में आ रहा है? 3 और 1 4। ठीक है, तो ये मैंने 4 टेबल बनाया आपके सामने। ठीक है, और अब मुझे बताओ कि इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या चीजें निकल के आएगा। ठीक है, मान लो मैं एफ एक्स को पहले मैं दोनों को ऑड ले लेता हूं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं और इवन को मैं ई से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो मैंने एफ एक्स को ऑड ले लिया और जी एक्स को भी ऑड लिया, तो दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड या इवन बताओ। दो ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। क्लियर है? दो ऑड फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस दे देगा वो, है ना। तो दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, है ना। वैसे ही दो ऑड फंक्शन को डिवाइड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप ऑड फंक्शन का कंपोजिट लेते हो, यहां पे दोनों फंक्शन आपका ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इसका भी ऑड, आप ऑड का कंपोजिट ऑड ही होगा। दोनों के केस में आपको ऑड ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये मैंने सिर्फ एक केसेस के लिए चेक किया। अभी आपको यही सारा टेबल जो है आपको इवन इवन के लिए फिल करना है, एक ऑड हो एक इवन हो उसके लिए फिल करना है, और अगर दोनों इवन हो तो आपको सॉल्व करके बताना है। सॉरी, एक इवन और एक ऑड, है ना। ये मैंने ये टेबल बनाया, एक मैंने केसेस करके बता दिया है। आप अगर दूसरे एग्जांपल के टर्म्स में भी सोच के देखना, है ना, और इस टेबल को फिल करने का ट्राई करना। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज मतलब क्या हो गया कि अगर एफ एक्स आपका इवन है, जी एक्स आपका इवन है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसका कंपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो ऑड इवन आपको ये चीज समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इसको घर पे ट्राई करके देखना कि ये ऑड है या इवन है ना। फाइंड ऑड एंड इवन, आप इन क्वेश्चन करना और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू थर्ड में लिखो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ लिखो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर के एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टू द पावर के एक्स। ठीक है, चेक करके बताना कि ये ऑड है या इवन है। फिफ्थ में एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, एक्स यहाँ बाहर में मल्टीप्लाइड है। 6 में
6 में है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, चेक करना। 9th एफ एक्स इक्वल टू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको नहीं करेंगे, रूट ओवर, या इतने तक ही क्वेश्चन करो 8 तक, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा ऑड है कौन सा इवेंट है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन। और ये जो टेबल आपको जस्ट ऊपर मैंने दिया है उस टेबल को आप क्रिएट करके खुद से फिल करने का ट्राई करना कि हर एक पार्ट में कैसे कैसे होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1-2 टाइप का फंक्शन और बचा हुआ है ना, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, तो आपका ये फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास होमवर्क के लिए बस अभी यही है कि ये एक टेबल और ये 7-8 क्वेश्चन ये ट्राई करना है, और इसके ऊपर जो आपको फंक्शन में दिया था आपको चेक करने के लिए, है ना, वो वाला पार्ट भी आप लोग चेक कर लेना, है ना। इसके अलावा जो होमोजेनियस वाला पार्ट था तो होमोजेनियस वाले पार्ट को भी फिल कर लेना आप लोग। इसके अलावा आपके पास प्रैक्टिस शीट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में जितने क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से एनसीईआरटी का चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 में जितने क्वेश्चन है वो सारा चैप्टर आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों, क्योंकि दोनों कंबाइन ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, तो उसको दोनों तरीके से 1 एंड 2 दोनों तरीके से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में दोनों चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर 2 से होगा, लेकिन चैप्टर 1 भी उसमें इंक्लूडेड ही होगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ जो चैप्टर है उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, पीछे वाला चैप्टर भी बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड ही होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर नेक्स्ट वीक में कब एग्जाम होगा वो मैं डेट अनाउंस कर दूंगा, तो फिर उस हिसाब से हम लोग टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, और आई होप कि कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर आपको शीट भी मैं एक दे दूंगा जेई वाला, ठीक है। चलो बाय।